नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों आजीविका की आज की क्लास में हम बाजार के बारे में डिस्कस करेंगे। बाजार अर्थात मार्केट। अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है बाजार, परिभाषा, प्रकार, स्थानीय बाजार की रूपरेखा, आजीविका, हस्तक्षेप के प्रकार, तरीके इत्यादि, है ना। तो हम सब कुछ पढ़ेंगे जो बाजार के अंतर्गत आता है, जो सिलेबस में नहीं लिखा है फिर भी बाजार के अंतर्गत आता है, वो चीज़ भी मैं आपको पढ़ाऊँगा ताकि अगर कहीं से भी पूछा जाए क्वेश्चन तो आपसे आसानी से बन जाए। तो बहुत डिटेल से आज हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान से आप पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो के एंड में हम एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं बाजार वास्तव में क्या होता है, फिर कुछ विद्वानों ने जो बाजार की परिभाषा बताई उस पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसके प्रकारों पर भी हम चर्चा करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे बाजार का क्या अर्थ होता है। अब सिंपल सी बात है, आप भी अगर बाजार के बारे में बोलेंगे, बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि मैं बाजार से आ रहा हूँ, मार्केट से आ रहा हूँ, तो आप क्या करने जाते हैं? कुछ ना कुछ सामान खरीदने ही जाते हैं। तो ऐसा कोई स्थान जहाँ पर क्रेता और विक्रेता, मतलब जो ग्राहक है और जो बेचने वाला है, उनके बीच संपर्क होता है, वस्तुओं का क्रय क्रय विक्रय होता है, लेन देन होता है, उसी को ही हम बाजार कहते हैं। ठीक है। तो सामान्य शब्दों में क्या होता है, क्रेता और विक्रेता भौतिक रूप से उपस्थित होकर क्रय विक्रय का कार्य करते हैं, उसको हम सामान्य रूप से बाजार कह देते हैं। अर्थशास्त्र के भाषा में देखें तो अर्थशास्त्र में कई ऐसे कोई जगह का होना एकदम ज़रूरी नहीं है, है ना। अर्थशास्त्र में बाजार के लिए किसी विशेष स्थान का होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आजकल बाजार के तरीकों में भी बहुत बदलाव देखा गया है। जैसे कि आजकल क्या करते हैं, आप ऑनलाइन भी चीज़ें खरीदते हैं। तो ऑनलाइन क्या आप कहीं पे जाकर खरीदते हैं कि आप तो घर बैठे खरीद पा रहे हैं। तो बाजार के लिए ऐसे किसी विशेष स्थान की ज़रूरत नहीं होती, अगर हम इकोनॉमिक्स के टर्म में उसको समझें। और बाजार के बहुत सारे अलग अलग विद्वानों ने जो परिभाषाएं बताई हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। तो कई बार क्या होता है, कई बार ये कथन किसने कहा ऐसा पूछ दिया जाता है ना। तो इसमें एक बार चर्चा कर लेते हैं। पहला एस्टोनिया तथा हेग के अनुसार क्या कहा है बाजार के बारे में इन्होंने। अर्थशास्त्री ने बाजार को एक ऐसा संगठन कहा है जिसमें किसी वस्तु के क्रेता तथा विक्रेता परस्पर निकट संपर्क में रहते हैं। बाजार में आप जाएंगे तो क्रेता और विक्रेता क्या होंगे, निकट संपर्क में रहेंगे, वस्तुओं का आदान प्रदान करेंगे और उसके बदले कुछ मूल्य का भुगतान करेंगे। तो क्रेता और विक्रेता का निकट संपर्क, संपर्क को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि संपर्क होना जरूरी है ना। अगला है बेनहम के अनुसार कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसके अंतर्गत क्रेता एवं विक्रेता प्रत्यक्ष व्यापारियों के द्वारा इस प्रकार एक दूसरे के निकट संपर्क में हो। तो कहीं भी हम देख रहे हैं तो यहाँ पर संपर्क का होना जरूरी है। क्रेता और विक्रेता जो है आपस में संपर्क में रहेंगे तभी जो है वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, और इसी को हम बाजार कहते हैं। कुर्नो के अनुसार बाजार शब्द का अर्थ किसी स्थान विशेष से नहीं है जहां सिर्फ वस्तुओं खरीदी या बेची जाती है, बल्कि बाजार का अर्थ उस समस्त क्षेत्र से जिसमें क्रेता व विक्रेता एक दूसरे के साथ इतने निकट संपर्क, फिर आ गया संपर्क, इतने निकट संपर्क में होते हैं कि एक वस्तु की कीमत में सरलतापूर्वक व शीघ्रता से समान होने की प्रवृत्ति पाई जा सके। तो ओवरऑल ये क्या कह रहा है कि क्रेता और विक्रेता संपर्क में हो और प्रतिस्पर्धा भी ऐसी होनी चाहिए कि जो वस्तुओं का जो मूल्य हो उसमें बहुत भारी बदलाव ना देखने को मिले। एक एग्जांपल के तौर पे देखें तो कोलगेट आप यहाँ की दुकान से खरीदेंगे तो 10 रुपये में भी वो वही छोटा वाला पैकेट आएगा। आप कहीं भी खरीदे तो उसका मूल्य क्या है, ऐसा तरीके से वो तय हो चुका है कि 10 रुपये में ही आएगा, तो हर जगह से वो 10 रुपये में ही आएगा। चैपमैन के अनुसार बाजार शब्द का अर्थ किसी स्थान विशेष से नहीं है, बल्कि वह सदैव वस्तुओं और उनके क्रेताओं तथा विक्रेताओं से संबंधित होता है जो एक दूसरे के साथ सीधे प्रतियोगिता करते हैं। तो आफ्टर ऑल हमने क्या है ये पढ़ लिया कि जो बाजार वास्तव में होता है वो क्रेता और विक्रेताओं के संपर्क के माध्यम से होता है, वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं और उसके बदले कोई मूल्य का भुगतान जो कि तय हुआ भुगतान रहता है वो लोग करते हैं। बाजार के प्रमुख तत्व हम देखते हैं। तो बाजार के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है, एक तो हो गया एक वस्तु। आप बाजार में जाएंगे तो बिना किसी वस्तु का तो बाजार होगा नहीं। अगर आप कपड़ा मार्केट में जाएंगे तो कपड़ा का बाजार होगा, चूड़ी मार्केट में जाएंगे चूड़ी का बाजार होगा, सब्जी मार्केट में जाएंगे तो सब्जी बाजार होगा। तो एक वस्तु का होना तो बिल्कुल ही निश्चित होता है। बाजार के प्रमुख तत्वों में तो सबसे पहले एक वस्तु आ जाता है। किसी बाजार का संबंध एक वस्तु से होना चाहिए, क्योंकि अर्थशास्त्र में जब हम बाजार शब्द का प्रयोग करते हैं तो एक ही प्रकार की वस्तु को होना माना जाता है, जैसे कि कपड़े का बाजार, चूड़ी का बाजार, सब्जी का बाजार, अनाज का बाजार। तो एक वस्तु को आप फिक्स कर लीजिए कि वस्तु का होना तो जरूरी है ना। अब अगला है एक क्षेत्र। अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का प्रयोग किसी क्षेत्र विशेष के लिए
नहीं किया जाता, बल्कि इसका प्रयोग एक ऐसे क्षेत्र के लिए किया जाता है जहां क्रेता और विक्रेता इस तरह फैले होते हैं कि उनमें आपसी प्रतियोगिता होती रही या हो रही होती है ना। इसका क्या मतलब है? क्षेत्र का ये मतलब नहीं है कि किसी पर्टिकुलर जगह को हम बाजार घोषित कर देते हैं। सामान्य शब्दों में तो हम यही सोचते हैं कि सब्जी बाजार जा रहे हैं तो उस पर्टिकुलर क्षेत्र को हम बाजार घोषित कर देते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र के टर्म में देखेंगे तो बाजार का जो रिलेशन है किसी क्षेत्र विशेष से ना होकर क्रेता और विक्रेता के बीच है। क्रेता और विक्रेता के बीच जहां संपर्क होगा उस क्षेत्र को हम बाजार कहेंगे। अगला है क्रेता और विक्रेता। तो बाजार में वस्तु का होना जरूरी है, ऐसा क्षेत्र जहां पर वो इंटरेक्शन कर सके वो होना जरूरी है। क्रेता और विक्रेता मतलब खरीदने वाला भी चाहिए, बेचने वाला भी चाहिए। बिना खरीदने वाला और बेचने वाले के बिना आप बाजार की कल्पना ही नहीं कर सकते, है ना। तो बाजार में क्रेता व विक्रेता दोनों का ही होना आवश्यक है, क्योंकि क्रेता और विक्रेता के बगैर बाजार की आप कल्पना कैसे करेंगे? कोई कुछ खरीदेगा नहीं या फिर कोई कुछ बेचेगा नहीं तो खरीदेगा कैसे? कोई खरीदेगा नहीं तो फिर बेचने वाला कौन होगा, है ना। तो वो बाजार को ही हम सक्सेसफुल मानते हैं जहां पर क्रेता और विक्रेता दोनों का जो संख्या भी है वो उचित होना चाहिए, है ना। अगला है फिर स्वतंत्र प्रतियोगिता। बाजार के लिए यह एक महत्वपूर्ण शर्त होनी चाहिए कि क्रेता व विक्रेताओं के बीच स्वतंत्र प्रतियोगिता का होना आवश्यक हो, यानी कि कोई भी सौदा करते समय किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। प्रतियोगिता का मतलब क्या है कि बेचने वाला भी अधिक होना चाहिए, खरीदने वाला भी अधिक होना चाहिए। ऐसा हो जाता है ना कि बेचने वाला एक ही है, खरीदने वाला हजारों है, तो क्या होता है उस बाजार को हम अच्छा बाजार नहीं मानते, क्योंकि जो बेचने वाला है वो तो अपनी मनमानी करेगा, मनचाहे दाम में चीज़ों को वो बेचेगा, तो वो जो बाजार है वो अच्छा बाजार नहीं माना जाता। इसलिए स्वतंत्र प्रतियोगिता भी होनी चाहिए, ताकि 10 लोग बेचने वाले हैं और मान लो 12 लोग खरीदने वाले हैं, तो जो बेचने वाला है वो भी उचित मूल्य में देगा और खरीदने वाले को भी लाभ मिलेगा। तो उचित प्रतियोगिता भी होना चाहिए, स्वतंत्र प्रतियोगिता। अगला है बाजार का पूर्ण ज्ञान। अब बाजार में कोई व्यक्ति खरीदने जाएगा, कोई वस्तु खरीदने जा रहा है, जैसे कपड़े खरीदने जा रहे हो आप, तो कपड़े का भी ज्ञान होना चाहिए आपको, है ना। अगर आप कोई भी वस्तु खरीदने जा रहे हो, गोल्ड खरीदने जा रहे हो, तो गोल्ड का क्या भाव चल रहा है, किस हिसाब से गोल्ड को खरीदा जाता है, उसका ज्ञान होना चाहिए। तो बाजार में वस्तुओं मूल्यों के अंतर ना हो, इसलिए यह आवश्यक हो कि क्रेताओं व विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान हो, अन्यथा बाजार में वस्तुओं को उचित मूल्य पर प्राप्त करना कठिन हो जाता है। जैसे जैसे आप छोटे रहते ना, तो आपके घर में मम्मी पापा ये बोल के जाते हैं कि अकेले मत जाओ, पापा को साथ लेकर चले जाओ, नहीं तो तुम तो छोटे बच्चे हो, तुमको तो कोई भी ठग देगा। ऐसे एक बोलचाल में हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि छोटे बच्चे को क्या ज्ञान है, बाजार का कोई ज्ञान है नहीं, तो वो उचित मूल्य पर खरीद के नहीं आएगा। हो सकता है उसको कोई बेवकूफ़ बनाकर कोई ऐसी चीज़ों को बेच दे जो कि उस मूल्य में नहीं आता है ना। 10 रुपए की चीज़ को 100 रुपए में बच्चों को बेच देगा, क्योंकि उसको बाजार का संपूर्ण ज्ञान नहीं है। इसलिए बाजार का ज्ञान होना भी ज़रूरी है। अगला है एक मूल्य। एक मूल्य का क्या मतलब है कि बाजार अगर आप कहीं भी जाते हो, है ना, तो वस्तु का मूल्य जो है हर जगह एक समान होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा, अगर किसी पर्टिकुलर जगह में कीमत सस्ता होगा तो लोग उसी जगह को फॉलो करेंगे, बाकी जो बाजार है वो बेमतलब का हो जाएगा। तो ऐसे बाजार को भी ठीक नहीं माना जाता। बाजार के अंदर क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच जब आपसी प्रतियोगिता होती है, उनके बीच निकट संपर्क होता है, तब ऐसी स्थिति में वस्तुओं के मूल्य में समानता होने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। जैसे कि आप अगर एक सोप लेना चाहो, साबुन लेना चाहो, तो मार्केट में हजारों साबुन के ब्रांड अवेलेबल है, तो वो हजारों ब्रांड अवेलेबल है, तो आप एक कंपेयर भी करेंगे ना, तो 10 रुपये में लगभग, अगर मान के चलिए एग्जांपल ले लो, 50 ग्राम का साबुन आ रहा है, तो हर ब्रांड उस मेंटेन करने की कोशिश करेगा कि मैं भी 10 रुपये में 50 ग्राम जो है कस्टमर को अवेलेबल कराऊं, क्योंकि एक प्रतियोगिता है। अगर आप 10 रुपये में 10 ही ग्राम दोगे तो आपको कौन लेगा, है ना। इसलिए ज़रूरी है कि क्रेताओं और विक्रेताओं दोनों में प्रतियोगिता होनी चाहिए, दोनों की संख्या अच्छी होनी चाहिए। तो ये एक मूल्य आपको समझ आ गया होगा। अगला है बाजार का वर्गीकरण। बाजार कितने टाइप के होते हैं, तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से हम देखें, इसका अलग अलग वर्गीकरण करते हैं। जैसे कि क्षेत्र के आधार पर, पहले आप अभी नाम को समझ लीजिए, उसके बाद हमें एक एक चीज़ का डिटेलिंग करेंगे। तो क्षेत्र के आधार पर आपका एक स्थानीय बाजार हो गया, प्रादेशिक बाजार, राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार, है ना। सीमित क्षेत्र से क्षेत्र जो है वो बढ़ते जा रहा है। स्थानीय मतलब ऐसे किसी पर्टिकुलर क्षेत्र, आप गांव ले लो। प्रादेशिक मतलब किसी एक राज्य को ले लो। राष्ट्रीय मतलब पूरे देश का बाजार। अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरे विश्व का बाजार। उसी तरीके से एक है समय के आधार पर, अति अल्पकालिक या फिर दैनिक बाजार,
अल्पकालिक बाजार, दीर्घकालिक बाजार या फिर अति दीर्घकालिक बाजार, समय के हिसाब से जो सबसे कम समय के लिए चलता है, ऐसे बढ़ते बढ़ते जो अधिक समय के लिए चलता है ना। फिर आपका प्रतियोगिता के आधार पर बाजार, पूर्ण बाजार, अपूर्ण बाजार, एकाधिकार बाजार। पूर्ण बाजार, अपूर्ण बाजार, एकाधिकार बाजार का क्या मतलब है कि कहाँ पर बाजार पूर्ण होगा, जब लेने वाले बेचने वाले क्रेता विक्रेताओं की संख्या जो है अच्छी होनी चाहिए, और यहाँ पर उतनी अच्छी होगी नहीं। यहाँ पर तो एकाधिकार का मतलब क्या, हम मोनोपोली बोलते हैं। मोनोपोली मतलब किसी एक का अधिकार सबसे ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर दिक्कत क्या होगा, महंगाई आ जाएगा। फिर आपका कार्य के आधार पर सामान्य बाजार, विशिष्ट बाजार, नमूने का बाजार। सामान्य बाजार में सब कुछ मिल जाएगा, किसी विशेष चीज़ को यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर नमूने के आधार पर चीज़ें खरीदी जाती है। एक एक चीज़ को मैं आगे डिटेल करूँगा, है ना। फिर आपका वैधानिक बाजार, वैध बाजार मतलब वो लीगल होगा। अवैध बाजार या इसको हम चोर बाजार भी कहते हैं, जिसमें चोरी का सामान भी बेचा जा सकता है या फिर टैक्स को काट कर छुपा कर बेचा जा सकता है। फिर आपका वित्तीय बाजार, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार इत्यादि। तो इन सबको हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहला है क्षेत्र के आधार पर स्थानीय बाजार को हम समझते हैं। तो बहुत सिंपल है, इसको अगर एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। जब किसी वस्तु का क्रय और विक्रय निश्चित स्थान अथवा एक निश्चित क्षेत्र तक ही सीमित होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्थानीय बाजार या लोकल मार्केट कह देते हैं। जब किसी वस्तु की क्रेता विक्रेता किसी स्थान विशेष पर ही क्रय विक्रय संबंधी कार्य संपन्न करते हैं तो उसे हम स्थानीय बाजार कहते हैं। ठीक है, तो अगर किसी क्षेत्र से संबंधित कोई बाजार है तो उसको हम स्थानीय बाजार कह देंगे। जैसे कहीं पर ईंट का निर्माण हो रहा है तो उस क्षेत्र में ईंट का निर्माण हो रहा है, आसपास की ही जरूरतों को पूरा कर रहा है, तो वो उस क्षेत्र का क्या हो गया, एक स्थानीय बाजार हो गया, है ना। तो ये आपको क्या याद रखना है कि क्षेत्र एकदम सीमित है यहाँ पर स्थानीय बाजार में, लोकल मार्केट में। इस तरह के बाजार में केवल उन्हीं वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है जो प्रायः उसी स्थान विशेष में उत्पादित होती है। इसमें दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं। पहली शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं जैसे कि फल, दूध, दही, सब्जी। अगर आप देखेंगे तो दूध दही आप आसपास के लोगों से ही मंगाते हैं घर में। आजकल तो खैर पैकेट वाला दूध मिल जाता है, लेकिन ये सब कुछ क्या है, जल्दी नष्ट होने वाली चीज़ें हैं। तो जल्दी नष्ट होने वाली चीज़ों को क्या है, जल्दी जल्दी से खपाना भी होता है, तो वो क्या करता है, आसपास के क्षेत्र में खपा देता है। तो अगर किसी प्रोडक्ट का मांग आसपास में ही है और जल्दी ख़त्म होने वाला है या फिर उसका मांग एकदम पास पास में ही है और इस तरीके से मार्केट होता है तो हम उसको कहते हैं स्थानीय बाजार। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रादेशिक बाजार। जब किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता एक विशेष प्रदेश, जैसे हम छत्तीसगढ़ को ले लें, मध्य प्रदेश को ले लें, है ना, तो एक विशेष प्रदेश में ही किसी वस्तु का मांग रहता है और उसका जो है क्रेता विक्रेता उसी क्षेत्र के अंतर्गत फैले होते हैं, तब उसको प्रादेशिक बाजार कहा जाता है। क्रय विक्रय नगर या किसी ग्राम की सीमाओं के पार किसी प्रांत या राज्य की सीमाओं तक ही सीमित रहता है। मतलब पूरे देश में मांग नहीं है, पर्टिकुलर किसी राज्य में ही मांग है। जैसा कि एक एग्जांपल देखें, पंजाब में आप जाएंगे तो पंजाब में जो सरदार लोग रहते हैं वो पगड़ी पहनते हैं, तो पगड़ी का जो बाजार होगा, है ना, वो कहाँ पर होगा, वो बाजार जो है सिर्फ पंजाब तक सीमित है। छत्तीसगढ़ के लोग तो पगड़ी लेंगे नहीं, है ना। उसी तरीके से राजस्थान के लोगों में अगर आप देखेंगे तो राजस्थान का जो पहनावा होता है यहाँ के लोग तो उसको लेंगे नहीं। तो ऐसे बाजार जो किसी राज्य तक सीमित होता है उसको हम प्रादेशिक बाजार कहते हैं। फिर है आपका राष्ट्रीय बाजार। जब किसी वस्तु की मांग संपूर्ण देश में होती है, अर्थात जब वस्तुओं के क्रेता विक्रेता पूरे राष्ट्र में फैले होते हैं, तब हम उसको राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। ठीक, एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। राष्ट्रीय बाजार में क्या होता है, उसका मांग पूरे भारत में है, विदेश में तो नहीं है लेकिन भारत में है, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की हम बात नहीं कर, राष्ट्रीय बाजार की बात करें। तो एक एग्जांपल के तौर पे ले ले, जैसे कि साड़ी का बाजार आप देखो तो साड़ी क्या है, भारतीय ही पहनते हैं और पूरे भारत देश में पहना जाता है। फॉरेनर लोग तो पहनते नहीं, आजकल तो चलो फैशन के कल्चर में पहन लेते हैं, लेकिन उतना शौक से या फिर उनके पहनावा में है नहीं, तो हम उसको साड़ी को क्या है, भारत का बाजार या फिर राष्ट्रीय बाजार के ही अंतर्गत ले लेते हैं। फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय बाजार। जब किसी वस्तु की मांग पूरे विश्व में होती है, जैसे कि कार का मार्केट देख लो, बाइक का मार्केट देख लो, साइकिल का, बाइसिकल का देख लो, किसी भी चीज़ का, कपड़े का मार्केट देख लो, चश्मे का मार्केट देख लो, जो पूरे मतलब पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में फैला हो, पूरे विश्व में जिस वस्तु का डिमांड हो, उसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार। समय के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। अति अल्पकालिक बाजार या फिर दैनिक बाजार। ठीक है, तो इसका मांग क्या है, रोज है, और अति अल्पकालिक का मतलब क्या है, जल्दी से वो बाजार खत्म भी हो जाएगा क्योंकि उसको जल्दी खपाना भी है। तो ऐसी चीज़ें जो जल्दी से नष्ट हो जाएंगी उसको जल्दी खपाना भी पड़ेगा,
और इस तरीके से बाजार को हम क्या कहते हैं, अति अल्पकालिक बाजार। तो पढ़ लेते हैं क्या लिखा है इसमें। अति अल्पकालिक बाजार उन वस्तुओं का होता है जिनकी पूर्ति को उनकी मांग के अनुरूप परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अन्य शब्दों में कहें तो इस बाजार में समय इतना नहीं होता कि वस्तु की पूर्ति को उसकी मांग के अनुसार घटाया या फिर बढ़ाना संभव हो पाए। अर्थात जब किसी वस्तु की पूर्ति उसके उपलब्ध स्टॉक तक ही सीमित होती है, उस बाजार को हम अति अल्पकालिक बाजार कहते हैं। जैसे कि दूध, दही, मछली, मांस, सब्जी आदि। अब मैं लेता हूँ एक एग्जांपल मछली, मांस या फिर दूध, दही का। इसको अति अल्पकालिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, एक दो दिन में खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, है ना। और इसको जल्दी से जल्दी आपको खपाना है। मान लो कोई मछली बेच रहा है तो उसके पास लिमिटेड स्टॉक होगा। अब 100 लोगों का उसके पास स्टॉक है, अब 110 लोग आ गए तो वो तुरंत कहाँ से उसको पूर्ति कर पाएगा, समय पर पूर्ति नहीं कर पाएगा। जितना है उसी को खपाएगा। और ये जल्दी खत्म होने वाली भी चीज़ें हैं, जल्दी खराब होने वाली चीज़ें हैं। इसको कहा जाता है अति अल्पकालिक बाजार। फिर आपका अल्पकालिक बाजार, इसमें थोड़ा सा समय मिल जाता है डिमांड और सप्लाई के लिए, है ना। जब किसी वस्तु की पूर्ति एक निश्चित सीमा तक घटाया फिर बढ़ाया जा सकता है, मतलब एकदम ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ सीमा तक घटाया फिर बढ़ाया जा सकता है, तो वह अल्पकालिक बाजार कहलाता है। अल्पकालिक बाजार वह है जिसकी पूर्ति कुछ सीमा तक बढ़ाई जा सकती है, किंतु यह वृद्धि मांग के अनुपात में नहीं होती, कुछ सीमा तक ही बढ़ाया जा सकता है। इसमें वस्तु की पूर्ति को बढ़ाने के लिए उत्पादक के पास इतना समय नहीं होता कि वह उत्पादन क्षमता में परिवर्तन कर सके, यानी कि इसके लिए यंत्रों की को परिवर्तित कर सके। केवल वर्तमान साधनों का उपयोग कर पूर्ति में थोड़ा बहुत फेरबदल किया जा सकता है, किंतु मांग के अनुरूप नहीं किया जा सकता। अल्पकालिक बाजार में वस्तुओं की कीमत में निर्धारण में पूर्ति की अपेक्षा मांग का प्रभाव अधिक रहता है। इसको आप समझिए। यहाँ पर क्या था, अति अल्पकालिक बाजार में हम क्या है, जितना स्टॉक है उसको ही बेचते थे। अल्पकालिक बाजार में क्या है, थोड़ा बहुत हम चेंज कर लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा समय भी नहीं मिल पाता। जितना समय मिल पाता है उसी में हम थोड़ा बहुत उसको चेंज कर कर बेच सकते हैं। और यही है कि यहाँ पर भी उतना टाइम नहीं रहता, जल्दी जल्दी खपने वाली ही चीज़ें हैं। अगला है आपका दीर्घकालिक बाजार। दीर्घकालिक बाजार में क्या होता है, ये थोड़ा सा टाइम चलेगा, जो भी प्रोडक्ट होगा वो भी, और यहाँ पर समय मिल जाएगा कि उत्पादन को भी थोड़ा सा घटाया बढ़ाया जा सके। जब समय इतना पर्याप्त हो कि पूर्ति को उसकी मांग के अनुसार बढ़ाया फिर घटाया जा सके, तो वह बाजार दीर्घकालिक बाजार कहलाता है। अन्य शब्दों में कहा जाए तो उत्पादक के पास इतना समय अवश्य होगा कि मांग में बढ़ोतरी होने पर उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए यंत्रों में वृद्धि भी कर सकता है, अथवा मांग में कमी होने पर उत्पादन क्षमता में उचित फेरबदल भी कर सकता है। दीर्घकालिक में वस्तु के मूल्य के निर्धारण में मांग की अपेक्षा पूर्ति का ही अधिक प्रभाव देखा जाता है। इस तरह दीर्घकालिक बाजार में वस्तुओं के मूल्य को सामान्य मूल्य कहा जाता है। दीर्घकालिक बाजार में क्या है, आपको डिमांड के हिसाब से पूर्ति करने का समय मिल जाता है। एक एग्जांपल में देखें तो जैसे बुक का मार्केट है। बुक का मार्केट क्या है, एग्ज़ाम का समय आ गया तो एग्ज़ाम का समय आया है तो जल्दी जल्दी से बुक पब्लिकेशन छाप लिया जाता है, बुक को जल्दी से छाप लिया जाता है। फिर जैसे वो बिक जाएगा तो उसके पास एक समय रहता है कि पब्लिकेशन उसके पास तो है, प्रिंटर मशीन उसके पास तो है, जल्दी जल्दी वो छाप देगा, है ना। तो वो दीर्घकालिक बाजार वो होता है कि उसके पास थोड़ा बहुत समय मिल जाता है ना। फिर आपका अति दीर्घकालिक बाजार, जब बाजार में मांग एवं पूर्ति दोनों के लिए अत्यधिक परिवर्तन होते हैं, साथ ही उसमें समायोजन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, ऐसे बाजार को अति दीर्घकालिक बाजार कहते हैं। इसमें क्या होता है, अति दीर्घकालिक बाजार मतलब चीज़ों में अपडेशन बहुत होते रहता है। अगर आप मोबाइल बहुत पहले के यूज़ किए होंगे तो कीपैड वाला मोबाइल यूज़ करे होंगे, फिर टच पैड वाला, फिर उसमें एंड्रॉयड आ गया, फिर एंड्रॉयड का भी दुनिया भर का वर्जन आ गया, उसमें अलग अलग फीचर्स आ गए। तो ये दीर्घकालिक बाजार है, तो लंबे समय तक चलेगा। और आपको क्या होगा, आपको फैशन के हिसाब से और टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसमें अपडेट भी देना पड़ेगा, तो आपको काफ़ी टाइम भी लेना पड़ेगा। और आपको जितना मांग है उसके हिसाब से आप उसमें अपडेट करके, फीचर अपडेट करके चीज़ों को लाते रहेंगे। जैसे कार का मार्केट देख लो, बाइक का मार्केट देख लो, तो हर साल क्या है, नए नए मॉडल आते हैं, क्योंकि ये दीर्घकालिक बाजार है। उसमें लोगों को पता है कि अगर मैं पुराना मॉडल बेचूंगा तो कोई लेगा नहीं, अपडेशन की भी ज़रूरत है, और टाइम भी मिल गया कि आपको साल 2 साल का टाइम मिल गया, अगले साल इसको आप लॉन्च कर दिए। तो इस तरीके के बाजार को हम कहते हैं अति दीर्घकालिक बाजार। विक्रेता के पास इतना अधिक समय होता है कि वह उपभोक्ता के स्वभाव, रुचि और फैशन के अनुसार उत्पादन कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया ना, कार
आजकल के जनरेशन के लोग किस डिज़ाइन का पसंद कर रहे हैं, है ना, किस कलर का पसंद कर रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी उनको पसंद है, उसको देखकर वैसा कार मतलब प्रोडक्ट वो बनाते हैं। ये होता है अति दीर्घकालिक बाजार। फिर आपका प्रतियोगिता के आधार पर बाजार, पहला है आपका पूर्ण बाजार, जिसको पूर्ण प्रतियोगिता बाजार भी कहा जाता है। यहाँ पर क्या होता है, क्रेता व विक्रेताओं के बीच पूर्ण प्रतियोगिता पाया जाता है, मतलब क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, इसी को कहा जाता है पूर्ण बाजार। मतलब खरीदने वाले भी बहुत हैं, बेचने वाले भी बहुत हैं, और ऐसा बाजार को हम अच्छा बाजार भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो अच्छा कीमत में ही मिलेगा, है ना। एक है फिर आपका अपूर्ण बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। इसमें क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता का अभाव पाया जाता है, मतलब क्रेताओं व विक्रेताओं की संख्या कम होती है, खरीदने वाला कम होगा या फिर बेचने वाला कम होगा, इसको कहते हैं हम अपूर्ण बाजार। तो अपूर्ण बाजार को उतना अच्छा नहीं माना जाता। फिर आपका एकाधिकार बाजार, तो एकाधिकार बाजार को सबसे खराब माना जाता है। क्यों? क्योंकि एकाधिकार बाजार मतलब मोनोपली, मोनोपली, जहाँ भी मोनोपली आएगा तो उसके पास ये अधिकार हो जाता है, या फिर मिस यूज उस चीज़ का करता है कि ये तो मैं एक अकेला ही ये चीज़ को बेच रहा हूँ, तो मनमाना उसमें कंट्रोल कर सकता हूँ, जितना चाहे दाम ले सकता हूँ, क्योंकि मैं ही अकेला ये प्रोडक्ट बना रहा हूँ और खरीदेंगे तो सबको ही, है ना। तो एकाधिकार बाजार, बाजार के उस दशक को कहते हैं जिसमें एकाधिकार किसी वस्तु विशेष का स्वयं अकेला उत्पादक होता है, साथ ही उस वस्तु विशेष की निकटतम स्थानापन्न वस्तुओं का कोई भी उत्पादक नहीं होता। इस प्रकार वस्तु की पूर्ति पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है। ठीक, जैसे कुछ समय पहले अगर हम देखेंगे तो जियो का एकाधिकार हो गया था। जियो सिम आप यूज़ कर रहे होंगे ना, पहले तो बहुत तरीके के सिम अवेलेबल थे। जैसे मार्केट में जियो आया, जियो ने पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया, और उसने क्या किया, पहले तो फ्री में दिया, उसके बाद उस चीज़ को मिसयूज़ करने लगा, क्योंकि मार्केट में उसके क्या हो गए, उपभोक्ता बढ़ गए थे। फिर वो धीरे धीरे क्या है, प्राइस को बढ़ाते गए। क्यों? क्योंकि उसका बाज़ार में अब एकाधिकार हो गया है, लगभग सबके पास जियो का सिम होगा आज के डेट में, तो उस चीज़ का क्या होता है, मिसयूज़ होता है। फिर इसे ही को कहते हैं हम एकाधिकार बाजार। फिर आपको कार्य के आधार पर बाजार का वर्गीकरण, सामान्य बाजार, विशिष्ट बाजार, नमूने का बाजार। जब एक ही बाजार में विभिन्न वस्तुएं खरीदी या फिर बेची जाती हैं, ऐसे बाजार को हम सामान्य बाजार कहते हैं। डी मार्ट चले जाओ, उसमें आपको हर चीज़ मिल जाता है, तो एक सामान्य बाजार है, वहाँ पर अलग अलग तरीके की आप चीज़ें खरीद सकते हैं। विशिष्ट बाजार, जब एक ही वस्तु का बाजार एक छोटे क्षेत्र में सीमित होता है तो हम उसको विशिष्ट बाजार कहते हैं। जैसे सब्जी मंडी, वहाँ पर सिर्फ आपको सब्जी मिलेगा, मछली मंडी, वहाँ पर सिर्फ आपको मछली मिलेगा। तो ऐसे विशिष्ट चीज़ जहाँ पर मिलेगा हम उसको विशिष्ट बाजार कहते हैं। नमूने का बाजार, नमूने के बाजार में वस्तुओं की खरीदी एवं बिक्री नमूनों के आधार पर की जाती है। जैसे दरी, चादर, है ना, उसका नमूना दिखाया जाएगा, उस हिसाब से खरीदा जाता है, तो ये नमूने का बाजार हो जाएगा। अगला है वैधानिकता के आधार पर वैध बाजार, अवैध बाजार, ये हम देखेंगे। तो वैध बाजार क्या होता है, जिस बाजार में ग्राहकों को सरकार द्वारा निर्यात किए गए मूल्यों पर वस्तुएं मिलती हैं, उसे वैध बाजार कहा जाता है। तो सरकार के द्वारा निर्यात किए गए मूल्यों पर ही मिलेगा, और सरकार जो टैक्स लगाएगी उस टैक्स का प्रॉपर बिल के साथ प्रोडक्ट को बेचा जाएगा, वो कहा जाता है वैध बाजार। अवैध बाजार में क्या होता है, या तो चोरी का माल बिका जाएगा या फिर चोरी छिपे चीज़ों को बेचा जाएगा, वो होता है अवैध बाजार या फिर चोर बाजार। ठीक है, जिस बाजार में ग्राहकों को सरकार द्वारा तय किए मूल्यों से अधिक मूल्य पर वस्तुओं को चोरी छिपे खरीदना पड़ता है, तो उसे चोर बाजार कहा जाता है। यह अवैधानिक होते हैं। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको मूल्य अधिक देना पड़ रहा है, कई बार कम भी पड़ जाता है, सस्ता भी पड़ता है, इसलिए लोग इसमें फंस जाते हैं। इसको कहा जाता है चोर बाजार। बाजार के अन्य प्रकार, एक हो गया फुटकर बाजार, ठीक है, और दूसरा हो गया थोक बाजार। इसको हम चिल्लर मार्केट भी कह देते हैं, है ना। फुटकर बाजार से आता है, उस बाजार से होता है जहाँ पर वस्तुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप ले सकते हैं, बहुत बल्क में लेने की आवश्यकता नहीं होता। थोक बाजार वो होता है जब बाजार में आप किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, बल्क में लेते हैं, वो होता है आपका थोक बाजार। अब हम आते हैं वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट। अब ये सब चीज़ अगर आप देखेंगे तो आपके सिलेबस में तो अलग से लिखा नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि ये भी मार्केट के अंतर्गत आता है, अब यहाँ पर आप घुसेंगे तो ज़्यादा डिटेल में घुसेंगे, पूरा शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज सब कुछ पढ़ना होगा, मैं आपको ओवरव्यू सब कुछ का पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, वह बाजार जहां वित्तीय संपत्तियों का लेन देन हो। वित्तीय संपत्तियां, फाइनेंशियल एसेट्स, मतलब इसमें क्या आ जाते हैं, शेयर आ जाते हैं। शेयर का मतलब क्या होता है, अगर कोई बड़ी कंपनी है तो बड़ी कंपनी क्या होता है, अपनी अंश पूंजी, मतलब वो क्या करता है, अपना जो कंपनी है वो कितने
मान लो 100 करोड़ की कंपनी है, तो 100 करोड़ की कंपनी को क्या है, मान लो 1 लाख टुकड़ों में बांट दिया, एक एक शेयर में बांट दिया, तो एक शेयर का जो वैल्यू वो निर्धारित करेगा, ठीक है। अब उसको क्या है, किसी व्यक्ति को बेच देगा वो, तो व्यक्ति जब उसको खरीदेगा तो वो उसका शेयर खरीद रहा है, तो वो भी उसका मालिकाना हक रखेगा, वो मालिक बनता जाएगा, है ना। तो जहाँ पर वित्तीय बाजार में आप देखेंगे, जहाँ पर वित्तीय संपत्तियाँ जैसे कि शेयर, बॉन्ड, डेरिवेटिव्स, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होता है ना। मुद्रा, करेंसी हो गया जैसे कि, आदि का लेन देन होता है, खरीदी बिक्री होता है, तो इसको हम कहते हैं वित्तीय बाजार, फाइनेंशियल मार्केट। शेयर मार्केट भी इसी के अंदर आता है। तो वित्तीय बाजार के जो है प्रकार हम देखेंगे, तो पहला हो गया आपका पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट। इस बाजार में दीर्घकालिक निवेश, दीर्घकालिक मतलब 1 वर्ष से अधिक के लिए वित्तीय साधनों का व्यापार किया जाता है। वित्तीय साधन मतलब यही शेयर, बॉन्ड इत्यादि चीज़ों का, है ना। तो पूंजी बाजार में क्या होगा, दीर्घकालिक निवेश, 1 वर्ष से अधिक के लिए वित्तीय साधनों का व्यापार, क्रय विक्रय होगा, और मुख्य रूप से शेयर और बॉन्ड इसमें शामिल है। इसको हम कहते हैं पूंजी बाजार। पूंजी बाजार के उदाहरण हैं जैसे भारतीय शेयर बाजार, इसमें बीएसई और एनएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये सब कुछ आते हैं, जहां पर आप क्या करते हैं, शेयर की खरीदी बिक्री कर सकते हैं, है ना। पूंजी बाजार के जो दो प्रमुख भाग है, उसमें से एक है प्राथमिक बाजार, प्राइमरी मार्केट। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर का बॉन्ड जारी करती है, आईपीओ भी हम इसको कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्या होता है, जैसे कोई कंपनी आता है, अब कंपनी में जब वो कंपनी एक तरीके से 15-20 लोगों ने अपना पैसा लगाया, एक कंपनी बनाया, अब क्या करेगा, कंपनी पे मान लो कर्जा आ गया, या फिर कंपनी और आगे ग्रो करना चाहती है, उसको पैसा चाहिए, तो क्या करेगा वो अपना शेयर बेचने के लिए जाएगा बीएसई या फिर एनएसई के पास कि आप जो है हमारा जो शेयर है, आप शेयर मार्केट में हमको एंट्री दो। और जब पहली बार कोई कंपनी शेयर मार्केट में आता है, उसको कहा जाता है आईपीओ। आप शेयर मार्केट से रिलेटेड लोग होंगे तो उनको तो ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। बहुत लोग आईपीओ के लिए मरते रहते हैं कि इसका आईपीओ आ गया, जैसे आपने सुना होगा ओयो का आईपीओ आने वाला है, बोट का आईपीओ आने वाला है। तो बोट कंपनी आपने सुना है ना, बहुत सारे जो गैजेट्स बनाता है, स्पीकर, ब्लूटूथ, हेडफोन या इत्यादि चीज़ बनाता है, तो उस चीज़ का आईपीओ का फ़ायदा क्या होता है, आईपीओ मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। शेयर मार्केट में पहली बार वो कंपनी आता है, तो लोग उसको खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं कि कम प्राइस में वो चीज़ मिल जाएगा, और धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा प्राइस हो जाएगा, फिर हम प्रॉफिट कमाकर उसको बेचकर निकल जाएंगे, है ना। तो इसको हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। प्राथमिक बाजार मतलब कोई कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में अपने शेयर्स जो है आम लोगों के लिए ला रहा है, उसको हम कहेंगे प्राथमिक बाजार। फिर है द्वितीयक बाजार, सेकेंडरी बाजार, जहां पहले से शेयर और बॉन्ड खरीदे और बेचे जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है, अगर आप टाटा मोटर्स के बारे में सुने होंगे, है ना, टाटा स्टील, तो पहले से शेयर मार्केट में अवेलेबल है, अभी आप जाकर तुरंत खरीद सकते हैं। 9 से 3 बजे के आसपास शेयर मार्केट ओपन रहता है, जहां पर आप जो है शेयर को, किसी भी कंपनी के शेयर जो आपको लिस्टेड दिखेंगे। तो द्वितीयक बाजार क्या है, जहां पर पहले से कंपनी लिस्टेड है और उसके शेयर आप खरीद सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। तो ये होता है द्वितीयक बाजार, सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। यहाँ पर पहली बार कंपनी शेयर मार्केट में इंटर करती है, यहाँ पर कंपनी इंटर कर चुकी है और शेयर का लेन देन होते रहता है। ये हो गया द्वितीयक बाजार। तो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था शेयर और बॉन्ड, हमने ये पढ़ा था ना कि वित्तीय संपत्तियों का लेन देन, जैसे कि शेयर और बॉन्ड का लेन देन होता है, उसको हम वित्तीय बाजार कहते हैं। तो अगर कुछ लोगों को बॉन्ड या फिर शेयर के बारे में नहीं पता, तो इसको हम देख लेते हैं क्या होता है शेयर। शेयर किसी कंपनी में स्वामित्व का हिस्सा होता है ना। शेयर किस कंपनी में क्या होता है, स्वामित्व का हिस्सा, प्रतिनिधित्व। अगर मैं अपनी कंपनी का कुछ परसेंट आपको बेचना चाहूँ तो कैसे बेचूंगा, शेयर मार्केट के थ्रू बेचूंगा। मैं शेयर मार्केट में लिस्टेड करूंगा अपनी कंपनी को, फिर वहां पर आप जितना चाहो खरीद सकते हो, है ना। तो ये होता है शेयर की किसी कंपनी का स्वामित्व का हिस्सा होगा। जब कोई निवेशक किसी कंपनी के शेयर खरीदता है तो वह कंपनी का आंशिक मालिक बन जाता है। शेयर धारक को लाभांश, डिविडेंड मिलता है जो कंपनी के मुनाफे का हिस्सा होता है। मतलब अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदे हो और कंपनी को जब प्रॉफिट होगा तो आपको उस प्रॉफिट का भी हिस्सा मिलेगा, जिसको कहा जाता है लाभांश। ये हो गया शेयर। दूसरा हम समझते हैं बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड एक ऋण पत्र होता है जिसमें निवेशक किसी कंपनी या सरकार को एक निश्चित अवधि के लिए पैसा उधार देता है। बॉन्ड में क्या होता है, सरकार या फिर जो
कंपनी है वो निवेशकों से पैसा लेता है, उधार के तौर पर लेता है और फिर बाद में उसको वापस करता है। ये होता है बॉन्ड। बॉन्ड धारक को निश्चित ब्याज भी मिलता है। जो बॉन्ड धारक हो गए वो पैसा तो देंगे तो एक ब्याज में ही देंगे, तो जिस ब्याज पे मिलता है उसको कूपन दर कहा जाता है। बॉन्ड की अवधि पूरी होने पर निवेशकों को उसका मूलधन वापस मिल जाता है। तो शेयर और बॉन्ड में अंतर समझते हैं। शेयर किसी कंपनी में स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करता है। बॉन्ड एक प्रकार का ऋण होता है जिसे कंपनी या सरकार निवेशकों से लेता है। निवेशक क्या करेगा? शेयर मतलब कंपनी में अपना मालिकाना हक खरीद रहा है। बॉन्ड मतलब निवेशक कंपनी या फिर सरकार को ऋण दे रहा है। स्वरूप क्या है? शेयर कंपनी की हिस्सेदारी होते हैं, बॉन्ड कंपनी या सरकार के कर्जदाता होते हैं, बॉन्ड धारक। लाभांश और पूंजी का लाभ मिलता है, मतलब लाभांश मतलब प्रॉफिट करेगा अगर कंपनी तो उसका हिस्सा मिलेगा ब्याज के रूप में, निश्चित रिटर्न यहाँ पर मिलता है। शेयर मार्केट अत्यधिक जोखिम भरा होता है क्योंकि शेयर की कीमतों में बहुत बदलाव देखने को मिलता है। अभी हाल में साल भर आपने देखा होगा, तकरीबन 8-9 महीने हो गए, भारत में शेयर मार्केट में काफ़ी गिरावट देखने को मिला है। जिन लोगों का म्यूचुअल फंड में पैसा फंसा हुआ है या फिर कोई शेयर खरीद के छोड़ दिए होंगे तो मान के चलिए उन लोगों का 40-50% कम भी हो गया होगा। इतना मतलब बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट अभी गिरा हुआ है, तो काफ़ी जोखिम भरा है। लालच में लोग चले जाते हैं यहाँ पर कि पैसा डबल हो जाएगा, लेकिन उसका हाफ हो जाता है, फिर पछताते हैं, है ना। तो इसमें भी ऐसा है कि बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके देख परख के एंट्री करना चाहिए, है ना। तो ये हो जाता है इसका दिक्कत। तो ये अत्यधिक जोखिम होता है, जोखिम भरा, और ये कम जोखिम क्योंकि बॉन्ड एक निश्चित आय प्रदान करता है। परिपक्वता, कोई निश्चित परिपक्वता अवधि नहीं होती, निवेशक इससे जब चाहे बेच सकते हैं। अगर आप आज खरीदे हैं, आप 5 मिनट बाद बेच दो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई सीमा नहीं होता है ना। एक निश्चित समय के बाद मैच्योर होता है और निवेशक को उसका पैसा वापस मिल जाता है। जैसे एफडी कराते हैं आप, 1 साल के लिए कराएंगे, 1 साल में मैच्योर हो गया, आपको अच्छा खासा ब्याज मिल गया, आप वहाँ से एग्जिट हो गए, तो उसका निश्चित पीरियड रहता है ना। उसी तरीके से इसका भी निश्चित पीरियड रहता है, टाइम रहता है। भारतीय प्रतिभूति और नियामक विनियमन बोर्ड सेबी जो है इसको कंट्रोल करता है शेयर मार्केट को, और इसको जो है बॉन्ड को भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी दोनों नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए शेयर मार्केट में टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अब बहुत सारे कंपनी हैं। सरकारी बॉन्ड और कॉरपोरेट बॉन्ड इसके उदाहरण हैं। सरकारी बॉन्ड उतने ज़्यादा जोखिम भरा नहीं रहता, कॉरपोरेट बॉन्ड जो है थोड़ा सा जोखिम भरा रहता है। फिर अगला आपका मुद्रा बाजार, मनी मार्केट। यह अल्पकालिक वित्तीय साधनों का बाजार है, मतलब 1 वर्ष से कम अवधि के लिए धन का लेन देन होता है, वित्तीय साधनों का लेन देन होता है, उसको हम मुद्रा बाजार कहते हैं। पूंजी बाजार में 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए, 1 वर्ष या फिर उससे अधिक अवधि के लिए, यहाँ पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए लेन देन होता है, जैसे कि ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर इत्यादि, है ना। अगला है आपका विदेशी मुद्रा बाजार। विदेशी मुद्रा बाजार, इसमें क्या होता है? विभिन्न देशों की मुद्राओं की खरीदी बिक्री किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा फॉरेक्स मार्केट, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को ही फॉरेक्स कहते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा, अगर शेयर मार्केट खोल के देखा होगा तो यूएसडी, आईएनआर ऐसे लिखा रहता है, मतलब ये हो गया आपका यूएस डॉलर, और आईएनआर मतलब इंडियन रुपीस। तो अलग अलग देशों के ऐसे करेंसी को खरीदना और बेचने वाला काम जो होता है उसको हम कहते हैं विदेशी मुद्रा बाजार। फिर आपका डेरिवेटिव बाजार, डेरिवेटिव मार्केट को हम समझते हैं, यह एक ऐसा बाजार है जिसमें वित्तीय साधनों की कीमत किसी अन्य संपत्ति, अंडरलाइंग एसेट, इस पर अंडरलाइंग एसेट पर निर्भर होती है, जहां वित्तीय साधनों जैसे कि शेयर, बॉन्ड, कमोडिटी, मुद्रा, ब्याज दर आदि के मूल्य से जुड़े अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट्स इत्यादि खरीदे और फिर बेचे जाते हैं, जैसे कि ऑप्शंस और फ्यूचर्स। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग बर्बाद होते हैं और यहीं पे सबसे ज़्यादा लोग फंसते हैं। डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है? जैसे कि आपके पास मान लो कि टाटा मोटर्स का वैल्यू अभी चल रहा है मान लो 650 रुपये एक शेयर। अब आपके पास 650 रुपये नहीं है, तो ऑप्शंस या फिर फ्यूचर्स क्या होते हैं? आप उसी एक शेयर को कम दाम में खरीद सकते हैं एक निश्चित वैल्यू के लिए, 4-5 दिन के लिए, 20 दिन के लिए। अगर आप देखेंगे तो इसमें जितने भी शेयर्स, कंपनी वाले शेयर्स हो गए, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल जाता है, महीने भर 20 दिन का मिल जाता है। इंडेक्स से खरीदेंगे डेरिवेटिव तो उसमें कम मिलता है, खैर उसको आप मत जाओ उतना डिटेल में। आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर जो है कम पैसे में आपको कम समय के लिए ऑप्शन दे दिया जाता है कि आप खरीद सकते हो, लेकिन यहाँ पर बहुत रिस्क रहता है। यहाँ पर तो सेकंड में, मिली सेकंड में बहुत लॉस होता है। अगर किसी व्यक्ति ने 10,000 लगाया तो हो सकता है 2 सेकंड में वो 20,000 हो जाए, हो सकता है
5 मिनट में वो 5,000 हो जाए, 1,000 हो जाए। तो बहुत जो है सबसे रिस्की जो मार्केट है यही है डेरिवेटिव बाजार। इसको आम भाषा में लोग फ्यूचर ऑप्शंस के नाम से जानते हैं, है ना। फिर है आपका वस्तु बाजार, कमोडिटी मार्केट। इस बाजार में कच्चे माल जैसे कि आपका हो गया सोना, चांदी, तेल इत्यादि का जो खरीदी और बिक्री होता है उसको हम कहते हैं कमोडिटी मार्केट। ठीक। तो ये सबको आप क्या है आज के डेट में ऑनलाइन सब खरीद सकते हैं। डेरिवेटिव बाजार जो है आपका डेरिवेटिव मार्केट, कमोडिटी मार्केट, ये सब कुछ क्या है, बहुत सारे जैसे एप्लीकेशन है, आपने सुना है वो ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया। तो ये सब चीज़ से क्या है, इन सारी चीज़ों को आप खरीद सकते हैं। लेकिन बिना नॉलेज, बिना ज्ञान के आप मत जाइएगा लालच में, बहुत सारे लोग इसमें बर्बाद हो जाते हैं। फिर आपका है पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार में अंतर। हम दोनों को पढ़े थे, तो हमने क्या पढ़ा था कि पूंजी बाजार में दीर्घकालिक वित्तीय साधनों, शेयर, बॉन्ड का व्यापार करने वाला बाजार 1 वर्ष से अधिक, और यहाँ पर अल्पकालिक वित्तीय साधनों जैसे कि ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर पर व्यापार करने वाला बाजार 1 वर्ष से कम समय के लिए। ये तो लिखा ही हुआ है 1 वर्ष या उससे अधिक निवेश के लिए, 1 वर्ष से कम अवधि के लिए, है ना। शेयर बाजार, बॉन्ड बाजार इसके उदाहरण हैं, ट्रेजरी बिल, कॉल मनी इसके उदाहरण हैं। ये अधिक जोखिम भरा होता है, अपेक्षाकृत कम जोखिम भरा होता है। अधिक लाभ की संभावना होती है, कम लेकिन स्थिर रिटर्न मिलता है ना। जहाँ पर हमेशा आपको ज़्यादा फायदा दिखेगा वहाँ पर ज़्यादा नुकसान भी देखने को मिलता है। इसको सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कंट्रोल करता है, इसको आरबीआई। लंबी अवधि के लिए निवेशक जो है यहाँ पर लंबी अवधि के लिए निवेश करना पड़ता है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा अल्पकालिक निवेश, कम तरलता कम होती है, तरलता जो है लिक्विडिटी कम होती है क्योंकि निवेश लंबी अवधि के लिए होती है। उच्च तरलता, जल्दी नगद में बदल जाता है। तरलता का मतलब कोई भी चीज़ को अगर आप नगद में कन्वर्ट करो तो जल्दी से होना चाहिए। गोल्ड का जो लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। गोल्ड आप कभी भी बेचने जाओ तो कोई ऐसा नहीं बोले, कोई सुनार नहीं बोलेगा कि मैं गोल्ड नहीं लूँगा, है ना। गोल्ड की लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा है कि हर कोई उसको खरीदेगा, और किसी भी कंट्री में आप जाओ तो हर जगह गोल्ड की वैल्यू है। फिर आपका भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड, सेबी इसका पूरा नाम है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में आप ये देख लो कि सेबी का गठन कब हुआ, क्या काम ये करता है ना। तो सेबी भारत में शेयर बाजार और वित्तीय बाजारों का नियमन मतलब रेगुलेशन करता है, पूरा नियंत्रण करता है। सेबी ही पूरे शेयर मार्केट में कंट्रोल करता है। रूल्स एंड रेगुलेशन शेयर मार्केट को सेबी के अकॉर्डिंग ही फॉलो करना पड़ता है। तो सेबी क्या करता है, शेयर बाजार और वित्तीय बाजारों का नियमन मतलब रेगुलेशन करने वाली एक स्वतंत्र एजेंसी है। इसका मुख्य उद्देश्य निवेशकों के हितों की रक्षा करना है। जैसे कि कोई फर्जी कंपनी आ गई शेयर मार्केट में, उसने शेयर को अचानक से बेच दिया और फिर वो कंपनी भाग गया, तो निवेशकों को तो घाटा हो जाएगा, उसके शेयर का वैल्यू जीरो हो जाएगा, इनके पैसे फंस जाएंगे। तो इस तरीके से गतिविधियां ना हो, इसलिए एक ऐसी संस्था को लाया गया है जो इन चीज़ों पर नियंत्रण करे और देखरेख करे, है ना। तो शेयर बाजार में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए सेबी को बनाया गया। कब बनाया गया? 12 अप्रैल 1988 को बनाया गया। 1992 में इसको वैधानिक मतलब कानूनी दर्जा मिला। नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर इसको बनाया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। भारतीय सरकार के वित्तीय मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्यरत है। इसमें कुल सदस्य होते हैं 6, जिसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। तो इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, इतना याद रख लेना। फिर आपका स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज वह बाजार है जहां शेयर, बॉन्ड, डेरिवेटिव्स और अन्य वित्तीय साधनों की खरीदी बिक्री होती है। तो जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, वही खरीदी और बिक्री करवाता है। इसी के माध्यम से आप शेयरों को खरीदते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में जो भारत में प्रमुख है 2, पहला है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE। पहले मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था, तो उसी के नाम पे ये है क्योंकि बहुत पहले ये स्थापित हो गया था 9 जुलाई 1875। तो 1875 जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था, अंग्रेजी शासनकाल था, उस समय का ये स्थापित है। भारत का सबसे पुराना और यूं कहें एशिया का सबसे पुराना ये स्टॉक एक्सचेंज है। इसका मुख्यालय दलाल पथ मुंबई में है। इसके अगर इंडेक्स का नाम पूछा जाए आपसे तो सेंसेक्स या फिर सेंसिटिव इंडेक्स, BSE में टॉप 30 कंपनियों का सूचकांक। अब इंडेक्स क्या होता है? जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारी रजिस्टर्ड कंपनियां होंगी, तो उनमें से टॉप 30 कंपनियों का एनालिसिस करके उसके प्रॉफिट लॉस डेली बेसिस पे उसका कितना ग्रोथ देखा जा रहा है, उस हिसाब से एक इंडेक्स बना दिया जाता है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है सेंसेक्स,
और सेंसेक्स के अकॉर्डिंग ही लोग देखते हैं, एनालिसिस करते हैं कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना सही होगा, कहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना है। इसी पे ही फ्यूचर्स ऑप्शन भी लोग खेल सकते हैं। तो ऐसे सारी चीज़ें होती हैं। तो आप अभी याद रखेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना कब हुआ, मुंबई में इसका मुख्यालय है। बस एक दो पॉइंट याद रखेंगे, है ना। फिर आपका अगला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी हम इसको कहते हैं, जिसका पूरा नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। और किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया है, फेरवानी समिति की सिफारिश पर। इसका मुख्यालय भी मुंबई में है, लेकिन ये है वर्ले में। इसके मुख्य इंडेक्स की बात करें तो इसका नाम है, इंडेक्स में मुख्य है इसका निफ्टी 50। तो एनएससी में जितने भी रजिस्टर्ड कंपनी, उसमें से टॉप 50 कंपनी का सूचकांक है निफ्टी 50। अगर आप कई बार देखेंगे न्यूज़ में तो सेंसेक्स इतना हाई चले गया, निफ्टी इतना नीचे गिर गया, यही सब से हमको क्या पता चलता है कि इतने कंपनियों का जो है अभी डाउनफॉल चल रहा है। सेंसेक्स में इतने अगर ऊपर चले गया तो ये जो कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये सब चीज़ हम एनालिसिस कर पाते हैं। अगर हम बीएसई की बात करें तो बीएसई जो है भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जबकि एनएसई सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक ये है ना, और सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगला है बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले कारक। बाजार को क्या क्या प्रभावित कर सकता है, एक तो हो गया वस्तु की मांग की प्रकृति। तो वस्तु की मांग जो है ये भी बाजार को प्रभावित कर सकता है। अगर वस्तु की मांग बहुत कम हो गई है ना, और सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो वस्तु की कीमत में गिरावट देखी जाएगी। जो बना रहा है, उत्पादक जो कर रहा है, प्रोडक्शन जो कर रहा है, उसको लॉस झेलने को देखने को मिल जाएगा। और उसके विपरीत अगर वस्तु का मांग बहुत बढ़ गया और सप्लाई नहीं है ना, तो महंगाई आ जाएगी। तो ये सब बाजार को प्रभावित करने वाले कारक हैं। वस्तु की पूर्ति अगला है। किसी वस्तु का बाजार उसकी पूर्ति पर निर्भर करता है। यदि वस्तु की पूर्ति पर्याप्त है तो उस वस्तु का बाजार विस्तृत होगा। यदि वस्तु की पूर्ति को पर्याप्त मात्रा में व्यवस्थित नहीं किया जा सकता है तो उस वस्तु का बाजार संकुचित हो जाएगा। जिसकी पूर्ति अच्छी होगी उसका मार्केट भी अच्छा रहेगा, जिसका पूर्ति ही नहीं हो पाएगा उसका मार्केट जो है वो कम हो देखने को मिलेगा, है ना। फिर आपका वहनीयता, प्राय वे वस्तु जिनको सरलतापूर्वक एवं कम व्यय पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है, उसका बाजार विस्तृत होगा। जैसे कि सोना, चांदी, कपड़े, ऐसे चीज जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी पूर्वक पहुंचाया जा सकता है, उसका बाजार अच्छा रहेगा। अब बड़ी बड़ी मशीनें हैं, है ना, भारी भारी वाहन है, तो उसका बाजार सीमित क्यों रहता है, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में काफ़ी दिक्कत होता है। तो ये भी एक कारक हो गया वहनीयता। फिर आपका टिकाऊपन, टिकाऊपन भी प्रभावित करता है। प्रायः वे वस्तु जो कि शीघ्र नष्ट हो जाते हैं उनका बाजार विस्तृत नहीं होता। जैसे दूध, दही, सब्जी, उसका बाजार ऐसा है कि आपको एक लिमिटेड टाइम पीरियड है, उसको खपाना है तो खपाना है ना। लेकिन ऐसे चीज़ें जो कि काफ़ी टाइम तक चलता है उसका बाजार विस्तृत रहता है। सरकार की आर्थिक नीतियाँ, अगर सरकार टैक्स में छूट देगी, प्रोत्साहन देगी, तब जो है बाजार अच्छा हो जाता है। लेकिन टैक्स और जीएसटी ये सब लाद देगा तो दिक्कत आता है। परिवहन एवं संचार साधनों का विकास, अगर कहीं पर परिवहन या फिर संचार साधनों की कमी देखी जाती है तो उस एरिया में बाजार में प्रभाव भी पड़ता है, महंगाई भी आती है, और इसके साथ साथ चीज़ों को पहुंचा पाना बड़ा मुश्किल होता है। उसके विपरीत अगर अच्छा है तो चीज़ें को पहुंचा पाना आसान हो जाएगा, बाजार अच्छा हो जाएगा। फिर आपका दृढ़ मुद्रा की व्यवस्था, बाजार के विस्तार के लिए यह भी जरूरी है कि देश की मुद्रा के मूल्य की स्थिरता बनी रहे, जिससे अनेक देश उस देश के व्यापारिक संबंध बनाए रखे, है ना। मतलब मुद्रा जो है नहीं गिरना चाहिए, रुपए का वैल्यू ठीक ठाक रहेगा तो बाकी देश से भी उसका जो डिमांड सप्लाई है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा और लोग उसको खरीदने में कोई टेंशन नहीं करेंगे। फिर आपका है ग्रामीण बाजार। ग्रामीण बाजार का क्या मतलब है, ग्रामीण बाजार मतलब गांव से संबंधित बाजार, जिसका किसी भी वस्तु का क्रय विक्रय किसी विशेष ग्रामीण क्षेत्र में होता है तो हम उसको ग्रामीण बाजार कहते हैं। तो भारत दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। भारत की 2/3 ज़्यादा जनसंख्या गाँव पर निवास करती है, इसलिए भारत में समग्र आर्थिक विकास के लिए गाँव का भी विकास होना अत्यंत आवश्यक है, जिसमें ग्रामीण बाजार की अहम भूमिका है। ग्रामीण बाजार उन सभी आर्थिक गतिविधियों को संदर्भित करता है जो भारत के गांवों और छोटे छोटे कस्बों में होती है। अगर सरल शब्द में कहें तो ग्रामीण बाजार वो जगह होता है जहां गांव के लोग अपनी ज़रूरत की पूर्ति के लिए आवश्यक चीज़ों को खरीदते और बेचते हैं, जैसे कृषि से संबंधित चीज़ें और उपभोक्ता वस्तुएं, सेवाओं और व्यापारिक गतिविधियों की खरीदी बिक्री शामिल है। मतलब गांव से संबंधित जो सामान है, खरीदते बेचने का काम अगर गांव के आसपास हो रहा है तो वो हो गया ग्रामीण बाजार। वर्तमान ग्रामीण बाजार की विशेषताएं क्या हैं, ग्रामीण बाजार भौगोलिक दृष्टि से बिखरे हुए हैं। कृषि से आय बाजार
के आय का प्रमुख स्रोत होता है। बाजार की आय मौसम पर आधारित होती है। विभिन्न धर्म, भाषा, संस्कृति, सामाजिक रीति रिवाज और क्षेत्रीय एवं भाषाई विविधता, अनेक बोलियां, ये सब जो है ग्रामीण बाजार की विशेषता है। ये सब एक बार पढ़ देता हूँ, इसमें कुछ है नहीं पढ़ने लायक। ग्रामीण बाजार आर्थिक असमानता नहीं दर्शाता। ठीक है। ग्रामीण बाजार की चुनौतियां क्या है, तो गांव में जितनी भी समस्या है उसको आप एक बार ध्यान में रखेंगे तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि उचित संचार का अभाव, रोड वगैरह ठीक से नहीं है ना, और जितना भी संचार के साधन होते हैं, इंटरनेट, इसके अलावा फ़ोन सुविधा, ये सब अगर नहीं है तो सूचना प्रौद्योगिकी में पिछड़ापन, नेटवर्क की समस्या, परिवहन की समस्या, वितरण समस्याएं, अप्रभावी वितरण चैनल, भंडारण सुविधाओं का अभाव। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, एक बार आप पढ़ेंगे, इसको सबको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए है ना। ग्रामीण बाजार की चुनौतियाँ और समस्याएं, ये पूछा भी नहीं जाएगा, बस माइंड में आप रख लीजिएगा। फिर आपका ग्रामीण बाजार का महत्व। तो ग्रामीण बाजार का क्या महत्व है? ग्रामीण बाजार का ये महत्व है कि ग्रामीण लोगों के लिए जो उनकी आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति हो जाती है, शहर में उनको जाना नहीं पड़ता, रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होती है, उनके जीवन में भी सुधार होता है, कृषि से संबंधित चीज़ें मिल जाती हैं, और यही सारी चीज़ें हैं, है ना, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने लायक है नहीं। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण विपणन के 4A। ये 4A के चारों के नाम आप याद रख लेना, क्या क्या है इसको हम देखते हैं। तो कंपनियों को ग्रामीण उपभोक्ताओं की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विपणन रणनीतियों का उपयोग करते हैं, जिन्हें ग्रामीण विपणन का 4A कहा जाता है। मतलब कोई कंपनी अगर गांव को फोकस करेगा कि गांव के लिए कोई प्रोडक्ट बनाना है तो इन 4A को ध्यान में रखकर वो कोई प्रोडक्ट बनाएगा, है ना। 4A का क्या फुल फॉर्म है? तो 4A में आप याद रखेंगे अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी, है ना, मतलब सामर्थ्य, उपलब्धता, जागरूकता और स्वीकार्यता, ये 4 गुण होने चाहिए। ग्रामीण बाजारों में संगठित खुदरा व्यापार का उद्भव। संगठित खुदरा व्यापार मतलब अगर छोटे छोटे चीज़ हैं उसको भी संगठित तौर पर बेचा जाए। जैसे आपने आईटीसी का नाम सुना होगा। आईटीसी इंडियन टोबैको कंपनी इसका नाम है ना, क्योंकि ये पहले टोबैको मतलब तंबाकू से संबंधित उत्पाद सबसे पहले पहले बनाता था। 1910 के आसपास ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी जब अंग्रेजी शासन काल था। और आज अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे आशीर्वाद आटा, बिंगो, सनफिस्ट, विवेल, यप्पी, ये सब कुछ जो है इसी के ही प्रोडक्ट है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम क्या करते हैं, थोक में नहीं लेते, बल्क में थोड़ी लेते हैं, है ना। इसको क्या करते हैं, हम चिल्लर में ही लेते हैं। तो ऐसी चीज़ों को भी अगर कोई संगठित करके बेचकर एक यहाँ पर संस्था बना दिया गया है, इसी को कहा गया है ग्रामीण बाजारों में संगठित खुदरा व्यापार का उद्भव। संगठित ग्रामीण खुदरा बिक्री व्यापार अब उभर कर सामने आया है। कई बड़ी कंपनियां जैसे कि आईटीसी ही ले लो, इसमें अच्छा रोल निभा रही है। आईटीसी के बारे में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर इस चीज़ को बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। आईटीसी लिमिटेड ने भारतीय ग्रामीण बाजार में अधिकतम प्रवेश लिया है। ग्रामीण बाजार में बड़ी उपभोक्ता संख्या, जल्दी चलने वाली उपभोक्ता सामग्री की मांग सबसे अधिक है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। पहले देख लेते हैं कि एडीओ के जो पेपर है उसमें क्या पूछे गए थे बाजार से रिलेटेड प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित मतों में से ग्रामीण बाजार में बड़ी उपभोक्ता संख्या किस मद में है? इलेक्ट्रॉनिक सामान, भारी इलेक्ट्रॉनिक सामान, जल्दी चलने वाली उपभोक्ता सामग्री। तो इसको हम एक स्लाइड पीछे ही कर लेते हैं। ये देखिए, ये तो ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको याद रख लेंगे। निम्नलिखित सार्वजनिक निजी कंपनियों में किसने भारतीय ग्रामीण बाजार में अधिकतम प्रवेश लिया? अभी जस्ट आईटीसी के बारे में हमने पढ़ा। निम्नलिखित में कौन सा हस्तक्षेप भारत के ग्रामीण बाजारों के विकास के लिए सकारात्मक रूप से प्रभावी होगा? तो संचार व्यवस्था अच्छा होगा, तो ये भी ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग नेटवर्क, सब, तो उपरोक्त तो सभी इसका सही जवाब आएगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ग्रामीण बाजार की विशेषता नहीं है बोल रहा है? कृषि से आय बाजार का प्रमुख स्रोत है, तो ये तो है। बाजार का आय मौसम पर आधारित है, ये भी है। ग्रामीण बाजार आर्थिक असमानता नहीं दर्शाता, तो ये इसका आंसर आएगा, क्योंकि हर जगह जो है आर्थिक असमानता है। आर्थिक असमानता का क्या मतलब है
किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो किसी के पास कम पैसा है। हर व्यक्ति के पास बराबर पैसा है क्या भारत में? नहीं है। हर जगह हो, चाहे शहर में हो चाहे गाँव गाँव में हो, तो किसी भी जगह आप देखेंगे तो हर जगह आर्थिक असमानता देखने को मिलता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन बाजार के संबंध में गलत है? बाजार शब्द का अर्थ किसी स्थान विशेष से नहीं होता है, बल्कि वह सदैव वस्तुओं और उनकी क्रेता तथा विक्रेताओं से संबंधित होता है। तो ये तो सही है। बाजार एक ऐसा संगठन जिसमें किसी वस्तु के क्रेता तथा विक्रेता परस्पर निकट संपर्क में हो, तो ये भी सही है। अर्थशास्त्र में बाजार के लिए किसी स्थान विशेष का होना जरूरी है? तो जरूरी नहीं है ना, तो ये आंसर आएगा, ये गलत है। बाजार के प्रमुख तत्व है वस्तु, क्रेता विक्रेता, स्वतंत्र प्रतियोगिता, सभी है। बाजार का वर्गीकरण किया जा सकता है क्षेत्र के आधार पर भी, समय के आधार पर भी, प्रतियोगिता के आधार पर भी, तो उपरोक्त तो सभी इसका आंसर आएगा। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का स्वरूप क्या है? पूर्ण, अपूर्ण, एकाधिकार, उपरोक्त तो सभी तीनों है। निम्न में कौन सा विकल्प क्षेत्र के आधार पर बाजार का स्वरूप नहीं है ना? तो क्षेत्र के आधार पर हमने स्थानीय, प्रादेशिक और राष्ट्रीय पढ़ा था। अनुसूचित क्षेत्र बाजार ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ा था, तो ये आपका सही आंसर आ जाएगा। निम्न में कौन सा विकल्प समय के आधार पर बाजार का स्वरूप नहीं है? समय के आधार पर तो देखिए अल्पकालिक, दीर्घकालिक, ये सब तो समय ही बता रहा है। स्थिर बाजार ऐसा कुछ हमने नहीं पढ़ा था। स्थानीय बाजार की विशेषता है निश्चित स्थान अथवा एक निश्चित क्षेत्र तक ही सीमित रहता है। उन्हीं वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है जो प्रायः उसी स्थान विशेष में उत्पादित होती है। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं और अधिक स्थान घेरने वाली वस्तुओं का बाजार होता है। तो सब कुछ तो होता है स्थानीय बाजार में, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर आएगा। जब किसी वस्तु का क्रय विक्रय नगर या किसी ग्राम की सीमाओं के पार किसी प्रांत या राज्य की सीमाओं तक सीमित रहता है, तब हम इसको प्रादेशिक बाजार कहते हैं। अति अल्पकालिक बाजार के संदर्भ में क्या सही नहीं है? वस्तु की पूर्ति को उसकी मांग के अनुसार घटाना बढ़ाना संभव नहीं है, ये तो सही है। वस्तु की पूर्ति उसके उपलब्ध स्टॉक तक ही सीमित रहता है, ये भी सही है। वस्तु की पूर्ति को उसकी मांग के अनुरूप परिवर्तित किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता है, तो ये ऑप्शन आपका इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। जब किसी वस्तु की पूर्ति को एक निश्चित सीमा तक घटाया बढ़ाया जा सकता है तो वह बाजार कहलाता है अल्पकालिक। एक निश्चित सीमा तक ही घटाया फिर बढ़ाया जा सकता है। अल्पकालिक बाजार के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो इतना पर्याप्त समय होता है कि पूर्ति को उसकी मांग के अनुसार घटाया फिर बढ़ाया जा सकता है, तो इतना पर्याप्त समय नहीं होता, ये ऑप्शन आएगा आंसर। जब समय इतना पर्याप्त हो कि पूर्ति को उसकी मांग के अनुरूप घटाया या बढ़ाया जा सके तो इसको दीर्घकालिक बाजार कहा जाता है, दीर्घकालिक, ये वाला ऑप्शन। किस बाजार में विक्रेता के पास इतना अधिक समय होता है कि वह उपभोक्ताओं के स्वभाव, रुचि और फैशन के अनुसार उत्पादन कर सकता है? अति दीर्घकालिक बाजार। किस तरह के बाजार में क्रेताओं विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, इनमें दोनों की संख्या अधिक होती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, सही है। क्रेता और विक्रेताओं का बाजार का पूर्ण ज्ञान भी होता है, ये भी सही है। बाजार में फर्मों के प्रवेश करने या फिर बाहर निकलने पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता, ये भी सही है। उपरोक्त सभी आएगा। बाजार की उस दशा को क्या कहते हैं जिसमें किसी वस्तु का अकेला उत्पादक रहता है? इसको कहा जाता है एकाधिकार बाजार। जहां पर वस्तुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्रय विक्रय किया जाता है, ऐसे बाजार को क्या कहा जाता है? इसको फुटकर बाजार कहा जाता है। जहां वस्तु की बड़ी मात्राओं में खरीदी बिक्री होती है उसको हम कहते हैं थोक बाजार। जिस बाजार में ग्राहकों को सरकार द्वारा निर्यात किए गए मूल्यों पर वस्तुएं मिलती हैं उसे हम कहते हैं वैध बाजार। और अगला है बाजार में विस्तार को प्रभावित करने वाला कारक क्या क्या है? वस्तु की मांग, ये प्रभावित करता है। पूर्ति भी, परिवहन, संचार के साधन, ये सब कुछ। तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब आएगा। अगला है ग्रामीण बाजार की चुनौतियां एवं समस्याएं हैं। उचित संचार का अभाव, सूचना प्रौद्योगिकी में पिछड़ापन, ये तो है। परिवहन की समस्या, ये भी है। वितरण समस्याएं, ये भी है। उपरोक्त सभी। ग्रामीण विपणन के 4A में कौन सा सही नहीं है? अफोर्डेबिलिटी, ये तो था। अवेलेबिलिटी, ये भी था। अवेयरनेस, ये भी था। ऑडियंस, ऐसा कुछ नहीं था, तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपका बाजार भी खत्म होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।